हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सविता। दोस्तों, आज है 15 अगस्त का दिन, तो आप सभी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इस बार भी 100% गारंटी है कि इस बार भी प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से, तो आप इसे बहुत ही डिटेल से पढ़ कर जाइएगा। तो इस क्लास में हम इसे बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। आप एंड तक क्लास में बने रहिएगा, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण क्या है। देखिए, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या है। आखिर ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या होता है। उद्देश्य जो शब्द है, इसका सबसे पहले बॉबिट महोदय ने सन 1918 में शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में तकनीकी रूप में इसका प्रयोग किया था। तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछे कि उद्देश्य शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले तो बॉबिट महोदय ने किया। कब किया? 1918 में किया। किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रस्तावित करने वाले जो कथन है, उसी को हम उद्देश्य के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों से तात्पर्य विद्यार्थियों में होने वाले एक ऐसे परिवर्तन से होता है जो शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा नियोजित रूप से लाया जाता है या प्लानिंग के रूप में लाया जाता है। अब परिभाषा देखिएगा उद्देश्य की। एनसीईआरटी के अनुसार एक परिभाषा है उद्देश्य की कि उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभीष्ट है जिनकी दिशा में कार्य किया जाता है, अथवा उद्देश्य एक ऐसा व्यवस्थित परिवर्तनीय है जिसे क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है या जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। मान लीजिए कोई उद्देश्य हमारा होता है, कोई एम होता है, तभी हम कोई काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है परिभाषा में, ये चीज़ें आपको परिभाषा के द्वारा और भी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे देखिएगा, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो शैक्षिक उद्देश्यों के प्रथम वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला सामान्य उद्देश्य होता है और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। देखिएगा, सामान्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों से तात्पर्य एक ऐसे उद्देश्य से है जो सभी पर लागू होता है। ये देश काल से प्रभावित नहीं होते, इनकी उपयोगिता सभी देशों में हमेशा बनी रहती है और इन उद्देश्यों को ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं। अगला है विशिष्ट उद्देश्य। ये उद्देश्य देश काल से प्रभावित होते हैं और इनका आधार किसी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां होती हैं। इनका क्षेत्र काफ़ी सीमित भी होता है। उदाहरण है कि कोई विकासशील देश आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा का प्रसार करना उद्देश्य निर्धारित करता है। तो ये होता है विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। आगे देखिएगा, द्वितीय उद्देश्य वर्गीकरण क्या है, तो इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य को दो भागों में बांटा गया है। अभी तक आपने देखा था शिक्षा का जो शैक्षिक उद्देश्य है, इसका प्रथम वर्गीकरण। अब अगला जो द्वितीय वर्गीकरण है, द्वितीय उसमें पहला है शिक्षण उद्देश्य और दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य, यानी कि टीचिंग और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पहला देखिएगा, शैक्षिक उद्देश्य क्या है, तो शैक्षिक उद्देश्यों से अभिप्राय छात्रों में एक ऐसे परिवर्तन से होता है जो शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा नियोजित किए जाते हैं। इनकी प्रकृति दार्शनिक होती है। ये पाठ्यक्रम की रचना और अनुदेशन के लिए निर्देशन प्रदान करते हैं और मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में सहायता भी प्रदान करते हैं। इनके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी रहती है जिसके कारण छात्रों की संपूर्ण शैक्षिक क्रियाएं एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित की जाती हैं। अगला है शिक्षण उद्देश्य, जो शिक्षक के लिए होता है। शिक्षण उद्देश्य शिक्षा को दिशा प्रदान करता है व शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। ये प्रत्यक्ष होता है और व्यवहारिक होता है। शिक्षण उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होते हैं। ये विशिष्ट, संकुचित और स्पष्ट होते हैं। शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक माध्यम होता है। इसका सीधा संबंध कक्षा शिक्षण से होता है। ये शिक्षण प्रक्रिया को जो टीचर शिक्षण कार्य करता है, जो छात्र और शिक्षक मिल करके जो शिक्षण करते हैं साथ में, उस प्रक्रिया को सरल बनाता है और उसमें गति और लय को उत्पन्न करता है। तो ये रहा शैक्षिक और शिक्षण उद्देश्य।
अब देखिएगा शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण से संबंधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है। अभी तक हमने जाना जो उद्देश्य है इसका अर्थ क्या होता है, उद्देश्य कितने प्रकार में विभाजित होता है, कितने भागों में। अब देखिएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। तो ब्लूम्स ने शिक्षा पद्धति में अपने मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन मूल्यांकन उपागम के माध्यम से क्रांति उत्पन्न कर दी शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने शिक्षण और मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाने का एक सफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि शिक्षण और मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाया जाए, एक उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा एक 3 मुखी प्रक्रिया है जिसमें इन्होंने ज्ञान को शामिल किया, भाव को शामिल किया और क्रिया को शामिल किया, जिसमें शैक्षिक प्राप्य उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, अधिगम अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ये 3 यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया इन्होंने बताया है शिक्षा को। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। इनका वर्गीकरण मानसिक जीवन के 3 मूलभूत पक्षों पर आधारित है। कौन कौन से वो पक्ष हैं? पहला है कॉग्निटिव डोमेन यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन और तीसरा है क्रियात्मक यानी कि साइको मोटर पक्ष। तो ये 3 पक्ष इन्होंने दिए हैं ब्लूम से। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन के नाम से जानते हैं। यह क्या है? तो इस पक्ष का प्रोफेसर ब्लूम ने 1956 में इसका विकास किया। इसका संबंध प्रमुख रूप से सूचनाओं, ज्ञान, तथ्यों का ज्ञान और विषय वस्तु का विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, इन सभी बौद्धिक क्रियाओं से होता है। आगे देखिएगा, ये बौद्धिक प्रक्रियाएं जो हैं ये बालक को अनुभव प्रदान कर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की ओर ले जाती हैं। और इस पक्ष के उपवर्गीकरण भी हैं जो 6 प्रकार के हैं। तो आगे हम देखेंगे। इनके ज्ञानात्मक पक्ष का कहना क्या था? जो व्यक्ति कार्य करता है, व्यक्ति का जो उद्देश्य है किसी चीज़ के लिए, वह दिमाग से सोचना यानी कि कॉग्निटिव डोमेन था इनका पहला वाला वर्गीकरण। इसके उपवर्गीकरण हैं ज्ञान यानी कि नॉलेज, बोध, कॉम्प्रिहेंशन, प्रयोग एप्लीकेशन, फिर उसके बाद विश्लेषण करना, किसी चीज़ को एनालिसिस करना, संश्लेषण करना सिंथेसिस और मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो ये सारे इनके ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्गीकरण हैं, ये आप को याद होना चाहिए। अगला है भावात्मक पक्ष, इनका अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक पक्ष का विकास ब्लूम, कैथवाल और मसीहा ने मिल करके 1964 में इसका विकास किया था। भावात्मक उद्देश्य का संबंध किससे है? तो दक्षताओं से, क्षमताओं से, अभिवृत्तियों से, रुचियों से, संवेगों से, यानी कि जो हमारे अंदर संवेग होते हैं, क्रोध, भय, प्रेम, ये सारे संवेग मनोवृत्तियों और मूल्यों से इनका उद्देश्य का संबंध होता है। ब्लूम महोदय ने छात्रों का भावात्मक विकास करने के लिए कुछ उद्देश्य को अग्रलिखित भागों में विभाजित किया है। तो देखिएगा, पहला है इनका ग्रहण करना यानी कि रिसीविंग, अनुक्रिया करना, फिर मूल्यांकन करना, फिर प्रत्ययीकरण करना, संगठन करना और चारित्रीकरण करना। तो ये सारे भावात्मक पक्ष के वर्गीकरण हैं। तीसरा क्या है? क्रियात्मक पक्ष है साइकोमोटर डोमेन। क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन ने 1962 में किया था। क्रियात्मक पक्ष का संबंध कौशल और शारीरिक क्रियाओं के विकास से होता है। पहले यहाँ पर दिया गया है साइकोमोटर, तो आप समझ सकते हैं कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा इसका विकास होता है। इस क्षेत्र का सबसे कम विकास हुआ है क्योंकि आज भी क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए कार्य समूह यानी कि ग्रुप एक्शन की सूची पूर्ण रूप से नहीं बन पाई है। तो इसका एक कारण शिक्षाविदों का इस क्षेत्र में रुचि ना लेना कहा जा सकता है। तो इसीलिए इस क्षेत्र में रुचि नहीं लेते हैं शिक्षाविद लोग। तो इसीलिए इसमें क्या है कि अभी इसका सबसे कम विकास माना गया है। और दूसरा कारण, इस क्षेत्र की स्वतः स्पष्टता भी होती है। तो इस पक्ष के उद्देश्यों को भी 6 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तेजना यानी कि इम्पल्सन, अनुकरण इमिटेशन, कार्यवाही मैनिपुलेशन, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण आदतों का निर्माण। तो ये सारे क्रियात्मक पक्ष यानी कि साइकोमोटर डोमेन के उपवर्ग हैं।
ये सभी आपको याद रखना है। तीनों पक्ष आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इनके जो उपवर्ग हैं इसे भी आपको याद रखना है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक, यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हमने जाना है। तो अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होगी, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर क्लास पसंद आई तो दोस्तों इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।